वेलकम बैक दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैराथन में। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल देख चुके हैं आप कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो न्यायपालिका है। और न्यायपालिका हम पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें पहले हम वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर उसको सारे क्वेश्चन डिटेल में जानेंगे। जो क्वेश्चन साथियों वो आने वाले हैं वो इस घटना चक्र से आएंगे, एनटीपीसी घटना चक्र से। और जो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वही हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, कोई सी भी एग्जाम में आ जाए, समझ लीजिए वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन किसी को नहीं पता कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, समझ लीजिए। तो कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, पता नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। जो हम पढ़ने वाले हैं वो न्यायपालिका है, ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। पहले हम साथियों वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसको डिटेल में जानेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत के पास जा सकता है। तो साथियों वो जा सकता है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत राज्य के उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। ठीक है। उच्च न्यायालय में भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार की ओर से कौन उपस्थित होता है? तो वो होता है भारत के महान्यायवादी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत के महान्यायवादी। भारतीय संविधान का कौन सा स्तंभ भारतीय संविधान का कौन सा स्तंभ अंतिम व्याख्याता है? तो वो साथियों न्यायपालिका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 5 जनवरी 2018 को लोकसभा ने उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन तथा सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। यह विधेयक में संशोधन करना चाहता है। उच्च न्यायालय न्यायाधीश सेवा का वेतन शर्तें अधिनियम 1954 के तहत। ठीक है सर, ध्यान रखिएगा। 5 जनवरी, ठीक है सर, देखिए। 5 जनवरी सन 2018 को लोकसभा ने उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन तथा सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। विधेयक भारत के मुख्य न्यायाधीश की पेंशन को प्रति वर्ष अधिकतम कितनी राशि संशोधित करने की अनुशंसा करती है? तो सर साथियों 16,80,000 रुपये। कितनी? 16,80,000 रुपये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश डैश के फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं। तो भारत के उच्च न्यायालय है। भारत के उच्च न्यायालय की सभी फैसले भारत के सभी न्यायालयों को मानने पड़ते हैं भाई साहब। ठीक है, गुरु जी जो हैं। डैश डैश का अर्थ है कि कुछ मुकदमे की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं है। मौलिक क्षेत्र अधिकार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनमें इनमें से कौन से अधिकार क्षेत्र के तहत कोई व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है समाधान के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? वो याचिका का न्यायाधिक क्षेत्र है। ठीक है, याचिका का न्यायाधिक क्षेत्र। किस न्यायालय किस न्यायालय के फैसले को देश के बाकी सभी न्यायालयों को बाध्यकारी होते हैं? उच्चतम न्यायालय के फैसले सभी न्यायालय को बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण कर किससे संबंधित है? तो राज्य सरकार से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किससे संबंधित है? राज्य सरकार से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उन प्रथम महिलाओं का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो बनी है साथियों लीला सेठ। एक बताने वाला हूँ, लीला सेठ क्या बनी है? उच्च न्यायालय। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन क्या है, उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय की। ध्यान रखिएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है लीला सेठ। और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश, ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश फातिमा बीवी। ठीक है। लेकिन अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कोई महिला बनी है पहली महिला, तो आज तक कोई भी महिला सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। सिर्फ न्यायाधीश बनी है फातिमा बीवी। ठीक है। और ये उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश है लीला सेठ। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी सर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक अदालत के लक्ष्य क्या है? तो कमजोर वर्ग के लिए न्याय सुनिश्चित करना, मामलों को बड़ी मात्रा में निपटाना, और लागत और देरी को न्यूनतम करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है? भारत के उच्चतम न्यायालय को है। अधीनस्थ न्यायालय का परीक्षण कौन करता है? उच्च न्यायालय करता है। ठीक है साथियों, चलिए उच्च न्यायालय करता है।
तो देखिए साथियों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हमारा साथियों पहला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन ए 1947, बी 1950, सी 1951, डी 1952। जैसा कि आपने देखा किसी क्वेश्चन कहाँ का आजकल रिलेवेंट टीपीसी 7 अप्रैल 8 अप्रैल 2016 की सेकंड पाली में आ चुके हैं, ठीक है। अगर साथियों मैं आपको बता दूं, अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो आप बिल्कुल सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 1950, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी। अब जानेंगे इसके बारे डिटेल में, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और भारत के गणतंत्र बनने के 2 दिन पश्चात यानी 28 जनवरी 1950 को इसमें कार्य करना प्रारंभ हो गया, ठीक है, ध्यान रखिए। यानी 1950 में तो इसका भारत में अस्तित्व में आया और 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को ये कार्य करना इसमें प्रारंभ हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साथ ही हम थोड़ा क्वेश्चन जल्दी करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और क्वेश्चन है ज्यादा, ठीक है। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, साथ ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा, भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था, किस दिन अस्तित्व में आया था? बताया था अभी, उच्चतम न्यायालय 26 जनवरी 1950, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 26 1950 को अस्तित्व में आया था भारत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये कुछ इस प्रकार है, पढ़िएगा। नीचे दिए गए अभिकथन ए और एक एक कारण आर दिया गया है। अब कथन पढ़िएगा, भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। न्याय कारण आर, न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करती है। तो साथियों बताइए आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी? सी देख लीजिएगा, सी ए जो है, सी है उसका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर एक ही उचित व्याख्या है, बताइए। अगर साथियों आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए तो आप बिल्कुल सही है। साथियों इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर साथियों, यानी ए सही है लेकिन आर क्या है? आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। अब इसके डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़े थे साथियों इसके बारे में। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को कार्यपालिका एवं विधायिका से स्वतंत्र रखा गया है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे न्यायिक प्रशासन में न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के दबाव से मुक्त होकर कार्य करे। इसलिए यह आवश्यक नहीं कि न्यायालय के को सदैव समर्थन करें, अपितु न्यायपालिका से यह आशा की जाती है कि वह स्मारक सम्यक न्याय करे, ठीक है, सम्यक न्याय करे। क्वेश्चन नंबर थ्री निकल गया। अब आता साथियों हमारा चौथा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के एक तत्व शिखर के रूप में अस्थायी अवधि के लिए किसे नियुक्त किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के एक तदर्भ शिखर के रूप में अस्थायी अवधि के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए। तो साथियों अगर आप सोच रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर बी हो तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और डिटेल पढ़ते इसके बारे में थोड़ा। संविधान के अनुच्छेद 127 एक के अनुसार यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने का या चालू रखने के लिए किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की गढ़पूर्ति पर्याप्त न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ऐसा राष्ट्रपति पूर्व सहमति और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श बात करता है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधी प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में है, ठीक है, ध्यान, सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में ध्यान रखिएगा साथियों ये चीजें, अन्य न्यायालयों के लिए नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी, रिटायरमेंट कितने पास बताइए? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट कितने पास साथी बताइए। अगर साथियों आप अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो आप बिल्कुल सही है, 65 वर्ष, 65 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। डिटेल पढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है जबकि उच्च न्यायालय में 62 वर्ष है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय में तो 65 है और उच्च न्यायालय में 62 है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, थोड़ा फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी है? उच्चतम न्यायालय पूछ सकती है, ठीक है, उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय। तो सर सर्वोच्च न्यायालय बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है, 65 65 साल। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अर्धवर्षीयता आयु की है तो 65 वर्ष से, साथियों ध्यान रखिएगा। सेम क्वेश्चन है।
निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जाती है? तो बताइए, रिट बताइए। रिट आपको पता है 5 प्रकार की होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनमें से ऐसी कौन सी रिट होती है जो केवल सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है? बताइए। तो साथियों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। परमादेश रिट, परमादेश रिट केवल किसी सरकारी पदाधिकारी जिसके अंतर्गत सरकार और निगम भी शामिल है के विरुद्ध लागू की जा सकती है। परमादेश की मांग ऐसे किसी भी सरकारी प्राधिकारी के विरुद्ध की जाती सकती है जो अपने लोक या संवैधानिक कर्तव्य दायित्व में के पालन में चूक या इनकार करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। परमादेश एक ऐसी रिट है जो सरकारी प्राधिकारी के विरुद्ध लागू की जाती है। ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, बताइए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। अगर साथियों, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, तो आप बिल्कुल सही हैं। क्या प्राप्त है? मूल, अपीलीय और पारदर्शी अधिकार क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत के उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता, अनुच्छेद 131, अपीलीय, अनुच्छेद अपीलीय, अनुच्छेद 132 और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र, अनुच्छेद 143 प्राप्त है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वह भारत सरकार और एक अधिक राज्यों के बीच विवाद और अन्य मामले में मूल अधिकारिता रखता है। संविधान का अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति को परामर्श देने की अधिकारिता प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा 10वां क्वेश्चन है, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? अंतिम अपीलीय। साथियों आपको तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पता ही होगा। ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, अंतिम हमारा अपीलीय न्यायालय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंतिम अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132 के तहत उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्रवाई में किए गए निर्णय जिक्र या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डैश डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। डैश डैश का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। तो बताइए साथियों, आपका अगर आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तो आप बिल्कुल सही हैं, अपीलीय क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय शीर्षस्थ न्यायालय है। अपनी अपीलीय क्षेत्र कार्यों के तहत सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है। संविधान के अनुच्छेद 132 से 136 के मध्य सर्वोच्च न्यायालय की अपील अधिकारिता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 12 आता है साथियों 12वां, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? ऑप्शन नंबर 12 का बताइए साथियों। इसका हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132, 33 और 228 में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है और उच्च न्यायालयों से ऐसे मुकदमों को जिनमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित हो, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हेतु भेजे जाने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, संविधान की व्याख्या कौन करता है? अभी जैसे अभी बताया था, ध्यान रखा, अभी बताया था हमने। ऑप्शन नंबर बताइए, न्यायपालिका। ठीक है, ध्यान, इसका ऑप्शन नंबर सी है, न्यायपालिका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 14वां क्वेश्चन साथ ही ध्यान रखिएगा। 14वां क्वेश्चन है हमारा, डैश का मतलब भारत के राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक हित संबंधी मामले को जिसमें संविधान की व्याख्या शामिल हो उसे सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकते हैं। तो बताइए साथियों, सलाह न्यायिक क्षेत्र। इसका आंसर साथियों सलाह न्यायिक क्षेत्र यानी भेज सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार दिया गया है। इस अनुच्छेद के तहत यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्राप्त प्रतीत हो कि एक में, ठीक है, कानून अथवा तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ या उत्पन्न होने की संभावना है, तो सार्वजनिक महत्व का राष्ट्रपति इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श ले सकता है। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 140 के अधीन परामर्शदात्री अधिकारिता के तहत परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। साथ ही राष्ट्रपति
उच्चतम न्यायालय की दी गई सलाह मानने के लिए कतई बाध्य नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हमारा 15वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? बताइए, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? अगर साथियों, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो आप बिल्कुल सही है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का अभिरक्षक के रूप में, अभिरक्षक के रूप में न्यायपालिका, सर्वोच्च एवं अन्य न्यायालय को स्वीकार किया गया है, किंतु उपयुक्त विकल्पों के आधार पर भारत का मुख्य न्यायाधीश अभी उत्तर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत के विवाद भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो बताइए साथियों। अगर साथियों आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, तो आप बिल्कुल सही है। 16 का हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद निपटारा करने की शक्ति मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। साथ ही दो या अथवा दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों का निपटारा राज्य सरकार, भारत सरकार के एवं कुछ अन्य राज्यों के विवादों का निपटारा करने की शक्ति मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 131 के तहत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जो कि एसएससी सीपीओ में आ चुका है, एसएससी सीपीओ परीक्षा 2010 में आ चुका है, साथ ध्यान रखिएगा। ठीक है। भारत में उच्चतम न्यायालय भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? तो बताइए साथियों। अगर साथियों आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो आप बिल्कुल सही है। कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुख्य न्यायाधीश, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए। ठीक है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक की है कि वह किसी उच्च न्यायालय या दो से अधिक न्यायालयों का 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार यह अन्य अर्हताएं भी उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बना सकती हैं, यदि वह व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। राष्ट्रपति की राय में परंपरागत विधि विधेयता हो, इन सभी अर्हताओं अतिरिक्त उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 है साथियों हमारा आज का, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो साथियों हमारा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 10 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लिए कहाँ पर वकालत करने का मनाही है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर, आप इसका आंसर हो साथियों ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। क्या होगा साथियों? सर्वोच्च न्यायालय। साथियों आप सोच रहे होंगे मैं ऑप्शन क्यों नहीं बोल रहा। मैं इसलिए ऑप्शन नहीं बोल रहा क्योंकि आपका टाइम खराब होगा, और मैं नहीं चाहता किसी का टाइम खराब हो। हम सिर्फ सीधे ऑप्शन में जाते हैं, और ऑप्शन में बोलने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ सीधा आंसर पढ़ेंगे जो कि इसका आंसर होगा। ठीक है, भारत के न्यायाधीश के भारत के किसी भी न्यायालय में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वकालत करने का मनाही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को किसी भी भारतीय न्यायालय में वकालत करने की मनाही है। अनुच्छेद 124 के 7 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी पदाधिकारी को समझ प्रैक्टिस नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आता है साथियों, आप ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं, बताइए साथियों। साथियों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय में 30 न्यायाधीश हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की कुल संख्या 8, एक न्यायाधीश अथवा सन्न अन्य 7 अन्य न्यायाधीश नियत की गई है। अनुच्छेद 124 में प्रदत्त शक्ति के अनुसार संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियमों के माध्यम से इनकी संख्या परिवर्तन किया है। वर्ष 1986 में अधिनियम द्वारा न्यायाधीशों की कुल संख्या 26 1+25 कर दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या अधिनियम 1956, जो सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन 2008 कहा जा सकता है, के अनुसार मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीश संख्या अधिकतम 30 कर दी गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 साथियों हमारा,
उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? तो बताइए साथियों। साथियों अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो आप समझ जाइए, आपका बिल्कुल आंसर सही है, आपकी तैयारी चल रही है, ध्यान रखिएगा। और जिस भी भाई का एनटीपीसी का पेपर नहीं हुआ और वो डिप्रेशन में ना जाए, आराम से पेपर दें और खूब खुशी खुशी पेपर देकर आए और मजे लें, क्योंकि पेपर देने के बाद जो सिलेक्शन के मजे आते हैं भाई साहब, वो हर कोई नहीं जानता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आता है साथियों हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्याय सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 की गई थी? तो साथियों हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ध्यान रखिए, 15वें संविधान संशोधन के तहत 60 से 62 की गई थी। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की आयु। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेम उसमें वही दिखाया है साथ। ठीक है साथ, ध्यान रखिए, 1963 की बात है साथियों ये। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती। तो साथियों अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, तो आप बिल्कुल सही, उस उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 220 में यह उपबंध है कि कोई व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश पद पर आसीन रह चुका हो और उच्चतम न्यायालय या अन्य उच्च न्यायालय को छोड़कर भारत के किसी अन्य प्रैक्टिस का कार्य नहीं करेगा, जिस जिस उच्च न्यायालय में वह न्यायाधीश रहा है उस उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 साथी हमारा आज का, राज्य के एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? राज्य की एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? तो बताइए साथियों। हमारे साथियों आंसर ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय को क्या है? अधिकार है सर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन निर्वाचन संबंधी समस्त विवाद और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को छोड़कर की निपटारी शक्ति उच्च न्यायालयों में निहित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 सर, तो न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं? बताइए साथियों। अगर साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी है तो आप बिल्कुल सही है, निर्णय विधि कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को निर्णय विधि कहा जाता है। निर्णय विधि कहा जाता है। धीरे धीरे इस प्रकार विधि अपना स्थान बना लेती है और तथा अन्य मामलों में निर्णय देने देने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे पहले किसी उच्च न्यायालय के ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो बताइए साथियों, ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, ध्यान रखिए, केरल ने सर्वप्रथम 1997 में भरत कुमार के पालीछा बनाम केरल राज्य मामले में केरल उच्च न्यायालय में द्वारा बंद को असंवैधानिक घोषित किया गया था, जिसकी सर्वोच्च न्यायालय में पुष्टि भी की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 साथियों आज का हमारा, उच्चतम न्यायालय के किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थित है? तो बताइए साथियों। अगर साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए है तो आप बिल्कुल सही है, क्या है? गोकनाथ का मामला। ठीक है, गोकनाथ का मामला, गोकनाथ मामला पंजाब, गोकनाथ बनाम पंजाब राज्य 67 में मामले के उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों के ऊपर वरीयता प्रदान की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिए साथियों। अब आता क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? जैसे कि हम पहले पढ़ चुके, साथियों ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 20, आंसर 20 डी आंसर होगा इसका, न्यायपालिका। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या होगा? न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 29 है साथियों हमारा, उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो तो? बताइए क्या होगा? साथियों मैं आपको ना इसमें से छोटे साथी टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक समझ लीजिए आप इसमें।
ठीक है साथियों, अब चलिए इसमें वाले 7 वर्ष से अधिक का। तो साथियों उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय में ने दंड दिया हो तो 7 वर्ष या अधिक का। ठीक है, ध्यान रखिए, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, 7 वर्ष या अधिक का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 374 दो के अनुसार सत्र न्यायालय में 7 वर्ष से अधिक दिया दंड दिए जाने पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो बताइए साथियों। साथियों, अगर आपको ऑप्शन नंबर सी है तो आप बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन साथियों हमारा आज का 31 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन हटा सकता है साथियों हमारा? ऑप्शन नंबर ए, कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो सर। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आपको लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मैराथन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, ध्यान रखिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए। मैं आपको बता दूं, अगर आप देख रहे हैं कि स्टडी मैराथन, जैसे कि आप देख रहे हैं स्टडी मैराथन, आप हमारे टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे स्टडी मैराथन, सेम ये लोगो मिलेगा आपको, उस ग्रुप में जाएंगे, वहां पे आपको ज्वाइन होना है और ज्वाइन होने के बाद आपको सर्च करना है पॉलिटी क्लास 5 और आपको वहाँ ये पीडीएफ मिल जाएगी।